प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सकें, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। नमस्ते दोस्तों, आइए देखते हैं हम आज क्या पढ़ेंगे। हम आज इस एपिसोड की शुरुआत कक्षा 10 की इंग्लिश से करेंगे, जिसमें हम फायर एंड आइस पोयम को देखेंगे। उसके बाद हम कक्षा 10 के ही हिंदी विषय को पढ़ेंगे और इसमें हम लखनवी अंदाज पाठ के भाग 1 को देखेंगे। मैं आशा करती हूँ दोस्तों, अभी तक आपने अपनी कॉपी और कलम को उठा लिया होगा और मुझे उम्मीद है कि आप आज पढ़ाए जाने वाले विषयों में से महत्वपूर्ण तथ्यों को कॉपी में नोट जरूर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज हम आपकी क्लास 10th की एक पोयम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है फायर एंड आइस, जो आपकी इंग्लिश की ही बुक फर्स्ट फ्लाइट की है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे और क्या सीखेंगे अबाउट पोयम एंड पोएट। हम पोयम यानी कविता के बारे में और पोएट यानी कवि के बारे में कुछ बातें पढ़ेंगे, कुछ बातें जानेंगे। पोयम फायर एंड आइस और हम पोयम, ये जो कविता है फायर एंड आइस, वो भी पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, हम पोएट के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, पोएट का नाम रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। दोस्तों, ये वही पोएट है जिन्होंने आपकी डस्ट ऑफ स्नो पोएम भी लिखी है। अमेरिकन, वो अमेरिका के रहने वाले थे। एजुकेटर एंड पोएट, वो शिक्षक यानी टीचर, एजुकेटर भी थे और पोएट यानी कवि भी थे। बर्थ डेट, उनका बर्थ मतलब उनका जन्म 26 मार्च 1874 को हुआ था, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में। डेथ डेट, उनका देहांत 29 जनवरी 1963 का हुआ था, बॉस्टन में। दोस्तों, अब हम पोएम के बारे में कुछ बातें पढ़ेंगे, कुछ बातें जानेंगे। द पोएम is about the ways in which earth could destroy according to the Bible and science। ये पोयम, ये कविता उस बारे में है जिन तरीकों से अर्थ यानी ये धरती डिस्ट्रॉय मतलब तबाह हो सकती है। बाइबल मतलब क्रिश्चियंस का जो ग्रंथ है उसमें लिखा हुआ है और साइंस के हिसाब से। तो दोस्तों, आइए हम फायर एंड आइस पोएम पढ़ते हैं। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire। दोस्तों, इसका मतलब है, कुछ कहते हैं कि ये दुनिया आग की वजह से खत्म होगी, जैसा कि बाइबल में लिखा है, और कुछ कहते हैं बर्फ की वजह से। और साइंस का मानना है कि अगर न्यूक्लियर वॉर छिड़ गई तो पूरी दुनिया में इतनी ठंड हो जाएगी कि ठंड की वजह से ही पूरी अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगी, मतलब पूरी धरती तबाह हो जाएगी। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, और जितना भी मैंने समझा है, मैं समझ पाया हूँ। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं उनके साथ सहमत हूँ
जो कहते हैं कि आग की वजह से धरती का विनाश होगा, और मैं उनके साथ इसलिए सहमत हूँ क्योंकि वो न्यूक्लियर वॉर को फेवर नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, इस फ्रेज की राइमिंग स्कीम है ABAA। राइमिंग स्कीम हमेशा एक लाइन के आखिरी वर्ड के हिसाब से निकाली जाती है, उसकी राइमिंग के हिसाब से। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं। फायर, हमने फायर को A अल्फाबेट दे दिया है क्योंकि वो पहला ही वर्ड है। फायर को हम चेक करेंगे कि कौन से वर्ड के साथ वो राइम कर रहा है। फायर, आइस, आइस, फायर, ये दोनों तो राइम नहीं हो रहे हैं दोस्तों, तो हम आइस को B अल्फाबेट दे देंगे। तो अब हम बाकी दो वर्ड्स के साथ भी फायर को देखते हैं। फायर, डिजायर, डिजायर, फायर, इन दोनों की राइमिंग भी सेम है। तो फायर और डिजायर दोनों को ही हम A अल्फाबेट दे देंगे। फायर, फायर, ये दोनों तो दोस्तों वर्ड्स ही सेम है, तो इसका अल्फाबेट भी A होगा, तो इसकी राइमिंग स्कीम ABAA हो गई। अगला स्टैंजा है, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। दोस्तों, इसका मतलब है कि अगर धरती का 2 बार विनाश होना हो तो इस संसार में बहुत ज्यादा नफरत है, हेटरेट है, जिसकी वजह से इस संसार का विनाश होगा, और इसी वजह से न्यूक्लियर वॉर भी छिड़ेगी और बर्फ की वजह से दुनिया का विनाश होगा। दोस्तों, इस फ्रेज की राइमिंग स्कीम है BC BC B। दोस्तों, हमने पिछले स्टैंजा में देखा ही था कि आइस की राइमिंग स्कीम B है, तो आइस जो वर्ड है उसको हम राइम करके देखेंगे। आइस, ट्वाइस, ट्वाइस, आइस, ये तो राइम हो रहे हैं, तो ट्वाइस की भी जो राइमिंग स्कीम का अल्फाबेट होगा वो B होगा। हेट, हेट ना आइस के साथ मैच कर रहा है ना फायर के साथ, तो इसकी जो राइमिंग स्कीम होगी वो C होगी। और आइस तो वर्ड ही सेम है, तो इसको भी हम B देंगे। ग्रेट, हेट, ग्रेट, ग्रेट, हेट, ये दोनों राइम कर रहे हैं, तो इन दोनों की जो राइमिंग का अल्फाबेट होगा वो C होगा। सफाइस, आइस, ट्वाइस, ट्वाइस, आइस, सफाइस, तो ये तीनों ही वर्ड राइम कर रहे हैं, इसलिए इन तीनों की जो राइमिंग का अल्फाबेट होगा वो B होगा। दोस्तों, ये पोयम यहीं खत्म होती है। आइए हम इस पोयम के कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स पढ़ लेते हैं। पेरिश मतलब डाई, खत्म हो जाना। सफाइस, बी सफिशिएंट मतलब इतना ही बहुत है। डिस्ट्रक्शन, द एक्शन or process of causing so much damage to something that it no longer exists or cannot be repaired. Destruction मतलब तबाह हो जाना, इस तरीके से खराब हो जाना कि एग्जिस्ट ही ना करे और ठीक भी ना हो सके। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा? अबाउट पोएम एंड पोएट। हमने पोएम के बारे में कुछ बातें जानी और पोएट के बारे में भी कुछ बातें जानी। पोएम फायर एंड आइस और हमने पोएम फायर एंड आइस पढ़ी। दोस्तों, आप सब भी अपने घर जाकर अपनी बुक फर्स्ट फ्लाइट से फायर एंड आइस पोएम जरूर पढ़ें ताकि आपको सब अच्छे से समझ आ जाए। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे
कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक यू। नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आज हम हमारी 10वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण पाठ को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है लखनवी अंदाज। आइए जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हम पाठ लखनवी अंदाज के बारे में क्या कुछ जानने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे लेखक यशपाल के बारे में। अब आप सभी यह सोच रहे होंगे कि लेखक यशपाल कौन है। दरअसल लेखक यशपाल ही इस पाठ के लेखक हैं, इसीलिए इनके बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद हम पाठ का प्रसंग जानेंगे, यानी लखनवी अंदाज के विषय में कुछ बातें जानेंगे। तत्पश्चात हम पाठ को समझने का प्रयास करेंगे, पाठ की व्याख्या करेंगे। तो तैयार हैं आप सभी? आइए शुरू करते हैं ये वीडियो और जानते हैं लेखक यशपाल का जीवन परिचय। लेखक यशपाल बहुत ही प्रसिद्ध रचनाकार हैं। इन्होंने बहुत सी विधाओं में अपनी रचना प्रस्तुत की है। इनका जन्म 1903 में फिरोजपुर पंजाब में हुआ था। इन्होंने क्रांतिकारी आंदोलनों में भाग लिया और साथ ही यह एक स्वाधीनता संग्रामी भी थे। इन्हें भगत सिंह और राजगुरु का सहयोग मिला। जिस कॉलेज में यह पढ़ते थे उनके साथ भगत सिंह इत्यादि भी पढ़ते थे, इसीलिए इनके मन में क्रांतिकारी चेतना और स्वाधीनता की भावना उत्पन्न हुई। इनकी मृत्यु सन 1976 में हो गई। आइए जानते हैं इनकी रचनाओं के बारे में। स्क्रीन पर दिखाए गए चित्रों में यशपाल की रचनाओं को संकलित किया गया है। इनकी रचनाओं में कहानी संग्रह इस प्रकार है: ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वाह दलिया, फूलों का कुर्ता इत्यादि। और उपन्यासों में झूठा सच, अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात। मेरी तेरी उसकी बात एक प्रसिद्ध रचना है। आइए विद्यार्थियों, अब हम इनकी रचना शैली के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। जब आप इस पाठ लखनवी अंदाज को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि लेखक ने किस प्रकार विषय अनुकूल भाषा का प्रयोग किया है। इससे परे इनकी रचनाओं में यथार्थवादी शैली देखने को मिलती है। अब आप सभी यह सोच रहे होंगे कि यथार्थवादी शैली क्या होती है। यथार्थवाद का मतलब होता है कि यह संसार जैसा है उसको हूबहू वैसा ही प्रस्तुत किया जाए, ना तो बढ़ा चढ़ाकर और ना सजा धजाकर। जैसा है वैसा ही प्रस्तुत करना, यह यथार्थवादी शैली की विशेषता है और लेखक ने इस शैली का प्रयोग बहुत बार किया है, बहुत स्थान पर किया है। इनकी रचनाओं में सामाजिक विषमता, राजनैतिक पाखंड और रूढ़ियों का खंडन देखने को मिलता है। इन्होंने सामाजिक विषमता पर प्रहार किया है, वहीं राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों पर भी कटाक्ष किया है। इनकी कहानियों में, इनकी रचनाओं में सजीवता देखने को मिलती है। भाषा की स्वाभाविकता इनकी रचनाओं को बहुत ही रोचक और सरल बनाती है, विषय अनुकूल बनाती है। इन्होंने अपनी रचनाओं में उर्दू, फारसी के शब्दों का प्रयोग भी किया है। जब हम इनकी रचना लखनवी अंदाज पढ़ेंगे तो हम इस विषय में और जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए पढ़ते हैं इनकी रचना लखनवी अंदाज। पढ़ने से पहले आइए जानते हैं पाठ के बारे में कि लेखक ने इस पाठ में किसके बारे में बताया है। लेखक विचार कर रहा है कि क्या कथ्य पात्रों, घटनाओं और विचार के बिना कहानी लिखी जा सकती है। इसी संदर्भ में उसने एक घटना का उल्लेख किया है और इसका निष्कर्ष वह अंत में बताता है। वह पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष कर रहा है। वह बताना चाह रहा है कि ये जो सामंती वर्ग है, सामंती वर्ग यानी जो राजा महाराजाओं के जो वंशज हैं और जिनके पास पैसा है, वो अब पतनशीलता पर आ गए हैं और
ये वर्ग फिर भी ये जो दिखावे की संस्कृति है, ये जो प्रदर्शन प्रियता है, उसे भूल नहीं रहे। तो लेखक ने इस पर कटाक्ष किया है और बनावटी जीवन शैली के प्रति एक कड़ा रवैया अपनाया है। आइए जानते हैं कि लेखक ने किस प्रकार बहुत ही रोचक ढंग से कहानी प्रस्तुत की है। कहानी शुरू करने से पहले आइए जानते हैं एक विशेष जानकारी। विद्यार्थियों, पहले ट्रेन में 3 दर्जे हुआ करते थे। यदि आज आप रेल में यात्रा करें तो आपको मुख्य रूप से 2 ही दर्जे देखने को मिलेंगे। पहला दर्जा अव्वल दर्जा कहलाता था, जिसे फर्स्ट क्लास भी कहते थे। यह बहुत ही महंगा था और इसमें यात्रा करना सामान्य व्यक्तियों के बस की बात नहीं थी। दूसरा था मझोला दर्जा। मझोला दर्जा यानी सेकंड क्लास। सेकंड क्लास वह दर्जा था जिसमें सामान्य व्यक्ति एकांतता में यात्रा कर सकते थे और बिना किसी समस्या के अपनी यात्रा का आनंद ले सकते थे। और निचला दर्जा सामान्यतः उन लोगों के लिए होता था जो आवश्यकता पूर्वक यात्रा कर रहे हैं और उनके पास धन भी कम है। यहीं पर नवाब और नवाबी के बारे में भी जान लेते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में अंग्रेजों का राज था। अंग्रेजों ने यह राज नवाबों को हटाकर कायम किया था। दरअसल नवाब और नवाबी लखनऊ में देखने को मिलती है। लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। आइए इस शहर से संबंधित इस कहानी को पढ़ते हैं और जानते हैं लखनवी अंदाज नामक इस पाठ का मर्म। पाठ का अर्थ जानने से पहले आइए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं। मुफस्सिल, मुफस्सिल का अर्थ होता है केंद्रस्थ नगर के आसपास का स्थान, यानी कोई सेंट्रल सिटी है और उसके आसपास का जो एरिया है उसे मुफस्सिल कहते हैं। पैसेंजर यानी यात्री, फुक्कार यानी आवास, सेकंड यानी द्वितीय। लेखक बताता है कि मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुक्कार रही थी, यानी आवाज दे रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं, यानी आपको अगर सेकंड क्लास का ट्रैवल करना है, सेकंड क्लास में अगर ट्रैवल करना है तो आपको अधिक पैसे चुकाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो एकांत होता है और उसमें पैसे लगते हैं। तो दूर तो जाना नहीं था, भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। अब यहां लेखक बताता है कि उसको एक नई कहानी के संबंध में सोच विचार करना था और प्राकृतिक दृश्य देख सकने की सुविधा चाहिए थी, तो इसीलिए उसने सेकंड क्लास का टिकट ले लिया और वो वहां पर ट्रेन पर यात्रा करने के लिए तैयार हो गया। आगे क्या हुआ जानने से पहले आइए कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं। सफेद पोश। सफेद पोश का अर्थ होता है भद्र व्यक्ति, विघ्न यानी बाधा, अपदार्थ यानी तुच्छ और बर्थ यानी ट्रेन पर बैठने का स्थान। जो ट्रेन होता है ना, उस पर बैठने के लिए जो स्थान होता है उसे बर्थ कहते हैं। आप उस पर लेट भी सकते हैं। तो लेखक बताता है कि गाड़ी छूट ही रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए, यानी लेखक जो है वो ट्रेन पर चढ़ गया। और अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। निर्जन यानी जिसमें कोई व्यक्ति ना हो, यानी उस डब्बे में एक व्यक्ति था। और कौन था वो? एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारकर बैठे हुए थे। यहां पर वो बता रहा है कि उसकी यात्रा में उसे कौन मिला। तो वो बताता है कि सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे यानी लेखक के सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। यानी नवाब साहब जो थे वो लेखक के ट्रेन में आ जाने पर खुश नहीं हुए। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। यानी 2 बातें लेखक को सूझी। पहली तो यह कि नवाब साहब भी शायद कहानी लिखने के लिए आए हैं, या फिर दूसरी बात यह कि उन्हें खीरा खाना था
और खीरा वो फर्स्ट क्लास में तो खा नहीं सकते थे, लोग बोलेंगे कि भाई इतनी तुच्छ खीरे जैसी वस्तु खा रहा है नवाब होकर। तो इसीलिए वो एकांत देखकर इस सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़ गए और लेखक के आ जाने पर संकोच करने लगे, बुरा लगा उन्हें। आगे लेखक बताता है कि नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया, यानी लेखक से कोई खास बातचीत नहीं की, और लेखक ने भी उसके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। आत्मसम्मान में आंखें चुरा लेना यानी लेखक ने आंखें बचा ली और नजरअंदाज करते हुए लेखक भी वहां पर बैठ गया। आइए जानते हैं कि आज की इस वीडियो में क्या जाना। आज की इस वीडियो में हमने जाना कि यशपाल कौन है, साथ ही जाना कि लखनवी अंदाज कहानी का विषय क्या है। शेष कहानी समझने के लिए आप अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से शेष पाठ पढ़कर आएं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, फिर मिलेंगे। मैं आशा करती हूँ दोस्तों आपको आज का एपिसोड समझ आया होगा और आपने इसे भरपूर एंजॉय भी किया होगा। चलिए देखते हैं आज के इस एपिसोड में हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने कक्षा 10 की पढ़ाई की, जिसमें हमने सबसे पहले इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ा। इंग्लिश में हमने फायर एंड आइस पोयम को कवर किया। उसके बाद हमने हिंदी का पाठ लखनवी अंदाज पढ़ा। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcerg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।